Hello everyone, welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative. Currently, 5th episode, 6th of August. Before starting today's discussion, I have a beautiful quote to share with you. क्या है quote? ध्यान से सुनना. Everyone has a different clock, wait for your time. Repeat करता हूँ. Everyone has a different clock, wait for your time. So इस quote से जो भी आपको समझ आ रहा है, मैक्सिमम बच्चे समझ ही गए होंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे, अपनी समझ से. You guys just have to write an example कमेंट सेक्शन में. ठीक है, जो भी समझ आया. क्यों करवा रहा हूँ इसका भी रीज़न देता हूँ. कल भी करवाया था, आज भी करवा रहा हूँ एंड आगे भी करवाऊंगा. रीज़न सिंपल है कि कम समय देकर, कम एफर्ट लगा कर अगर हम ऐसे एग्जाम्पल्स जनरेट करते हैं, ऐसे कोट बेस्ड मतलब ऐसे जो प्रोवर्ब्स हैं, उससे अगर हम एग्जाम्पल्स जनरेट करते हैं तो हमें कहाँ फ़ायदा होगा. ऐसे पेपर में एंड एथिक्स के पेपर में ऐसे कोड बेस्ड फिलोसफिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. तो अगर हम ये ऐसे डेली प्रैक्टिस करें थोड़ा बहुत, तो छोटा सा ही एफर्ट है. छोटे छोटे एफर्ट लगाने से बड़ी चीज़ें होती है ना. हमने पढ़ा है ना, हमें आता है ना, ये मतलब समझ है ना इसकी. तो यही करवाना है. ठीक है. सो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी समझ आ रहा है बिना गूगल AI के यूज़ करे, राइट एन एग्जाम्पल. ठीक है. सो लेट अस गो हेड. आज का जो पहले हेडलाइंस कह लो या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको देख लेते हैं. फ्लैश फ्लड इन उत्तरकाशी. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है. हमें यहाँ पे समझना है कि क्या क्लाउड बर्स्ट की वजह से ये हुआ है, ठीक है, या नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो किस रीजन की वजह से हुआ है. ठीक है. सो GS पेपर 1 ज्योग्राफी में एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में तो है ही. इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 13. नेक्स्ट आर्टिकल इज टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग. सिंपल है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस समझना है, डेफिनेशन समझना है जो PMLA एक्ट में है, और ये जो लॉ लाया गया कितना इंपैक्टफुल है, क्या इसका फायदा है, मतलब कितना फायदा हुआ है, कितना हम इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं. एक ये. सेकेंडली, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, कैसे मैं इन जो करेंटली के PDF हैं उसको यूज़ करूँ, उसके कैसे नोट्स बनाऊँ. तो मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे हम ऐसे एग्जाम्पल्स, केस लॉज वगैरह, मतलब जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे हम एक्सट्रैक्ट करके, श्रुति शर्मा मैम जैसे कि आंसर्स को मतलब कि सब्सटेंशिएट कर देते हैं, अपने पॉइंट्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, वो यहाँ से आपको मिलेगा. रीच एग्जाम्पल्स, रीच केस लॉज, और ये मैं इस आर्टिकल के थ्रू आपको शो करूँगा. ठीक है. हिंदू पेज नंबर 10, GS पेपर 2 और इंटरनल सिक्योरिटी में तो है ही यार, ये तो PYQ आता है, और आज का PYQ भी इसी के बेसिस पे है. द न्यू टेक्नो कैपिटलिज्म. सिंपल है, इसमें ये बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ 1975 में, एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, और पूरा जो फेज वाइज मैनर में देखेंगे कि अभी तक का जो डेवलपमेंट है और टेक्नोलॉजी को लेकर US की क्या पॉलिसीज हैं, चाइना की क्या है, और इंडिया को क्या सीखना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं. ठीक है. इसके बारे में C राजा मोहन सर ने लिखा है. द आइडियाज पेज है, द इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 13, जिसको हम GS पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हैं और 3 में भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज डीएक्टिवेशन ऑफ LPG, फेक LPG कनेक्शंस. ठीक है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मतलब कैसे उसको अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे कि मोर देन 4 करोड़ फेक जो अकाउंट्स बने थे वेरियस रीजंस की वजह से, उसको डिलीट किया गया है. ठीक है. फेक बेनिफिशियरीज जो थे. तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में देखेंगे, पहल एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज US ट्रेड डेफिसिट एंड इंडिया. अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, उनके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है US का, प्लस जो रशियन ऑयल कह लो या नेचुरल गैस है, वो जो इंपोर्ट कर रही है, तो मेजरली किन इकोनॉमीज को कर रही है, तो उसको भी देखेंगे, और कितना वैलिड है ट्रम्प का हमारे ऊपर टैरिफ लगाना, इसके बारे में भी देखेंगे. वैसे तो ये ऐसे ट्रेड रिलेटेड डेटा आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में भी दिखते हैं, प्लस मेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने GS पेपर 2 में एंड 3 में भी. लिबरलाइजेशन जो हमने किया है, वो प्रोटेक्शनिज्म की बात अब हो रही है, जैसे ट्रम्प ने स्टार्ट किया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या टैरिफ वॉर जो हो रही है. ठीक है. तो यही है. स्टार्ट करते हैं उत्तरकाशी के इंसिडेंट से. सबसे पहले हम समझेंगे क्लाउड बर्स्ट किसको कहते हैं. तो 10x10 का एक एरिया है जहाँ पे 100 मिलीमीटर बारिश हुई है विद इन 1 आवर. सिंपल डेफिनेशन है. एक एरिया है जिसमें 100 मिलीमीटर बारिश, 100 या 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है, इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं. अब क्या जो उत्तरकाशी में इंसिडेंट हुआ वो क्लाउड बर्स्ट था? नहीं. क्यों? क्योंकि बारिश विद इन 24 आवर 27 मिलीमीटर ही हुई. क्या ये बारिश कम है? कम बारिश को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, बारिश ठीक ठाक ही हुई है, हेवी रेनफॉल में कंसिडर कर सकते हैं, बट क्लाउड बर्स्ट नहीं है. अब मुझे ये समझना है कि क्यों हुई, मतलब ऐसी इंसिडेंट क्यों हुई. तो सिंपल पहले समझना है उत्तरकाशी है कहाँ. तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि उत्तरकाशी गढ़वाल रीजन में आता है उत्तराखंड के, या कुमाऊं में, ये आपको बताना है. ठीक है. और यहाँ है उत्तरकाशी, और ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, यस और नो, बताओ. तो उत्तरकाशी स्टिप स्लोप है, 800
मिलीमीटर मीटर से लेकर 6900 ऐसे देखो। तो यहाँ कुछ भी होगा ना हैवी, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे जल्दी आएगा। स्टीप है ना स्लोप। अब उत्तरकाशी में क्या है कि स्लोप स्टीप है, फ्लैट लैंड बहुत कम है, ठीक है, और मॉनसून की वजह से लगातार बारिश हो रही है, तो सॉइल जो है ना सैचुरेट हो चुका है, मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो पानी की बूंदों की जो कैरिंग कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, वो कम हो गई है। तो अब जब वो सैचुरेट हो जाती है ना सॉइल, तो वो मड बनाती है, मड बनने लगता है। अब मड बनने से लैंडस्लाइड होने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो हैवी रेनफॉल एंड रग्ड टोपोग्राफी ऑफ उत्तरकाशी, रग्ड टोपोग्राफी है, इसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट इज नॉट अ रीजन। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड। तो अभी रिसेंटली राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट मतलब उन्होंने सबमिट करा, उसमें यह है कि 5892 केसेस जो है ना पीएमएलए के अंदर फ्रॉम 2015 से हुआ है, एंड ओनली 15 कन्विक्शन। इस चीज को आपको लिखना है, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग। आपने अगर नोट्स बना रखा है खुद का, वहीं पे आपको ये लिखना है, ये डेटा। और आगे और भी चीजें बताऊंगा। आप इस क्लाउड बस्ट को लिखो ना लिखो चलेगा, ये आपके हो सकता है स्टैटिक पोर्शन में मिल जाए, ठीक है, बट ये डेटा वैल्यू एडिशन है। और न्यूज़पेपर पढ़ने का असली रीजन यही मुझे लगता है। एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, समझे हम कि क्लाउड बस्ट क्या है, उत्तराखंड में जो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उसकी टॉपोग्राफी क्या है, ये हमें समझ आ गया। अब ये याद रह नहीं रहे चलेगा, बट ये डेटा आप बहुत अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में, ठीक है। सो मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? लॉन्ड्रिंग का मतलब तो आप सब समझते हो, सफाई करवाना, कपड़े की सफाई हम लॉन्ड्री के पास जाते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो जो ब्लैक मनी है ना उसकी सफाई, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना। ये तो आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, बट क्या ये डिफाइन कर रखा है हमने? यस, सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट में हमने डिफाइन कर रखा है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। एंड इफ वी कोट दिस डेफिनेशन, ये सेक्शन 3 पीएमएलए एक्ट को, तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड जो स्कीम है हमने पीएलआई पढ़ रखा है, इंसेंटिव स्कीम पढ़ रखा है ना, पी फॉर प्लेसमेंट, एल फॉर लेयरिंग, आई फॉर इंटीग्रेशन। अब ये तीनों प्रोसेस बताऊंगा एक एग्जाम्पल से। जस्ट सपोज कोई इंसान है गुड़गांव से, ठीक है, उसने ब्लैक मनी इलीगल ड्रग सेलिंग करी, बस ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गुरुग्राम या कहीं से भी हो सकता है, और उसने 10 लाख रुपीज उसने इकट्ठा किया। अब 10 लाख रुपीज को उसने क्या किया, अपने जीजू के मल्टीपल अकाउंट्स में सेंड कर दिया। कैसे? तो इसको डिवाइड करके 20 हिस्सों में 50,000 पर हिस्सा हो गया ना, तो उसने अपने जीजू के अकाउंट में ट्रांसफर किया। एंड फिर उसके बाद जीजू ने क्या किया, अपने पैसे लगाकर और भी अपने दोस्तों के पैसे लगा के और अपने साले के पैसे को लगा के, मान लो साला इज मिस्टर एक्स, जीजू इज मिस्टर वाई, एंड और जो लोग हैं वो जेड है, तो इन तीनों के पैसे लगा के प्लॉट खरीद लिया इन गुरुग्राम, ठीक है। अब प्लॉट को कुछ दिनों तक रखा और उसको फिर बेच के जो पैसे आए वो फिर अपने में जिस तरह से उनका शेयर था डिवाइड कर लिया, दोस्तों में एक्स वाई जेड में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब मुझे ये समझाना है कि इस एग्जाम्पल को कैसे PLI में मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, मतलब कैसे। तो P हो गया प्लेसमेंट, क्या किया, जो स्मगलिंग की वो वाला पैसा बैंकिंग सिस्टम में ले आया, ब्लैक मनी जीजू के अकाउंट में ट्रांसफर करके। अब लेयरिंग होगी L, अब वो पैसे जो ट्रांजेक्शन किया उस पैसे को जीजू ने विड्रॉ किया एंड अपने पैसे लगाकर उससे प्रॉपर्टी खरीदी दोस्तों के साथ, ये हो गई लेयरिंग। फिर कुछ दिनों के बाद जब बेचा तो उस वापस जो शेयर सबके हैं उस प्लॉट को बेचने के बाद, तो वो होता है प्लेसमेंट। अब सोर्स जो था वो ट्रेस नहीं हुआ, कहाँ से ये ब्लैक मनी मिस्टर एक्स के पास आई, ठीक है। तो अब जो है वो व्हाइट मनी बनकर उनके अकाउंट में आ जाएगा, यही प्लेसमेंट है। मैंने बहुत ईजी वे में कोशिश किया है कि आपको समझा पाऊँ। अब इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कंसर्न्स एंड चैलेंजेस क्या है। देखो कंसर्न तो है ही ना, इतने केसेस में 15 कन्विक्शंस बहुत कम नहीं है, तो देख लो लो कन्विक्शन रेट है, हाई नंबर ऑफ केसेस, यहीं पे हम पॉइंट सब्सटेंशिएशन के लिए ना यूज कर सकते हैं 15 कन्विक्शन आउट ऑफ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही श्रुति शर्मा मैम करती, आपने अगर उनके आंसर्स देखे ना ऐसे ही करती थी वो, तो उनके आंसर्स बहुत यूनिक लगते हैं। फिर उसके बाद भी हैव और भी जो कंसर्न्स हैं, और इसमें 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़े हो, या मेरा ये रिकमेंडेशन है कि मैं इसलिए आर्टिकल डालता हूँ कि इसको पॉज करके पहले पढ़ लो, फिर मेरी जो डिस्कशन वाली जो ये वीडियो है उसको देख सकते हो, यही कर सकते हो, वीडियो में ही कर सकते हो या PDF के थ्रू कर सकते हो। तो 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं। पहला P चिदम्बरम वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केस। क्या है? सिंपल है कि उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सिस्टम ये अफेक्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल सिस्टम एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो
जो कड़ा प्रोविजंस है ना, स्ट्रिक्ट जो इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए, ये पी चिदम्बरम केस में वैलिडेट किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज वीरभद्र सिंह वर्सेस ईडी केस। क्या है इसमें भी हम देखते हैं, सेकेंड केस है, ये रहा वीरभद्र सिंह वाला, दैट नो FIR is required to initiate proceeding under the act. That no FIR is required to initiate proceedings under the act. Only requirement as per the top court was that a scheduled offense against the state. Scheduled offense का सिंपल मतलब होता है जो offense PMLA एक्ट में मेंशन किया हुआ है। तो कोई FIR की जरूरत नहीं है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आप सबमिट करते हो उतना ही इनफ है। यू डोंट हैव सेपरेटली FIR की जरूरत नहीं है, तो उस बेसिस पे आपके ऊपर ये केस चल सकता है। थर्डली, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट लॉ है, दैट इज विजय मदन लाल चौधरी केस, यूनियन ऑफ इंडिया 2022। इसमें क्या है कि सेक्शन 3 हमने पढ़ा ना, सेक्शन 3 में डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। तो सेक्शन 3 ऑफ द PMLA, रजिस्ट्रेशन एज ए शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अ प्री रिक्विजाइट बट फॉर इनिशिएटिंग अटैचमेंट। देखो सिंपल है, सेक्शन 5 के अंदर कॉन्फिस्केट या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, तो जरूरी नहीं है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस के बेसिस पर ही ये मतलब ये जो पूरा केस है ना, ये यही कह रहा है, जिसकी वजह से बहुत हद तक आसान हो जाता है फॉर गवर्नमेंट टू यूज दिस, मतलब कि पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से भी यूज किए गए हैं फ्रॉम लास्ट 15-20, जब से भी ये आता है 25 ईयर्स। अब जो विजय मंडला केस है, इसमें देखो कि scheduled offense required for the prosecution under section 3 but not for attachment arrest। आई थिंक गलत है, गलती से टाइप हुआ है, अटैचमेंट के लिए। तो यहां भी आपके पास एक सिग्निफिकेंस यही है कि इंटरप्रिटेशन प्रोन टू मिसयूज इन पॉलिटिकल सेंसिटिव केसेस। ठीक है, अब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स क्या है, तो UN पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, ये लिखना, इसको भी जॉट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। सपोर्ट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग है। FATF क्या है, कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू चेक फाइनेंशियल। FATF आपको पता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके दो फंक्शन हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंड सेकेंडली है टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइनेंस इकट्ठा होता है उसके अगेंस्ट ये मतलब उसको रेगुलेट करते हैं। तो कितनी कंट्रीज हैं, 40 कंट्रीज हैं टोटल, उसमें 38 मतलब कि कंट्रीज हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 38 कंट्रीज में एक इंडिया भी है। अब उन 2 ग्रुप्स के नाम बताने हैं, मतलब एक ग्रुपिंग है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है कह सकते हो। ठीक है, थर्ड इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंडिया ने 85 कंट्रीज के साथ इसको साइन कर रखा है, तो इससे और रेगुलेशन बेटर होती है। बट रिकमेंडेशन भी दिया है, क्या कर सकते हैं हम, FATF के गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं फेयर, टारगेटेड एंड जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन, यूज DTA मोर इफेक्टिवली, यही सारी चीजें। सो ये रीच केस स्टडीज, केस लॉज सॉरी, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, ये अंडरस्टैंडिंग कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, 3 प्लेस जो स्टेजेस होते हैं, ये डेटा, ओनली 15 कॉन्विक्शंस। मुझे बताओ कि क्या ये यूजफुल नहीं है, और क्या इससे हम अपने आंसर जो लिखेंगे उसको और रिच नहीं बना सकते। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, जो ED है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री और किस मिनिस्ट्री उस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ये भी बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द न्यू टेक्नो कैपिटलिज्म, IR का है, C राजा मोहन बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, खास करके जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो उन्होंने एक पूरा एक इवोल्यूशन बताया है कि जो रिलेशन हमारा रहा है विथ USA, यानी USA अब क्या सोच रही है। तो सिंपल है कि, और इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं सुंदर से, साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म, साइंटिफिक आइडियलिज्म एंड टेक्नो कैपिटलिज्म, इसी पे हमें फोकस करना है। ठीक है, सो समरी पूरा ये है कि जो फेज 1 था, साइंटिफिक आइडियलिज्म का फेज 1 था, आइडियलिज्म या इंटरनेशनलिज्म कह लो, 1975 में साइड प्रोजेक्ट, इसरो एंड नासा का पहला कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। एम टू यूज स्पेस टेक फॉर रूरल एजुकेशन रूटेड इन ग्लोबल कॉपरेशन। एंड यहाँ पे जो कॉपरेशन हो रहा है ना, वो डेवलपमेंटल है, ह्यूमन अपलिफ्टमेंट का, खास करके इंडिया में। तो ये 1975 में हुआ था और उसका 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। रिप्रेजेंटेड द साइंटिफिक आइडियलिज्म ऑफ कोल्ड वॉर एरा, टेक फॉर डेवलपमेंट नॉट डोमिनेंस। अभी क्या हो रहा है, डोमिनेंस, जो आगे हम देखेंगे। फेज 2 में क्या हुआ, तो इस एरा को हम बोलते हैं साइंटिफिक आइडियलिज्म, इंटरनेशनलिज्म। यहाँ पे आप डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेट कर रहे हो। फेज 2, डिक्लाइन ऑफ साइंटिफिक आइडियलिज्म पोस्ट 70-74, मतलब इंडिया ने जो न्यूक्लियर जो टेस्टिंग चल रही थी इंडिया की, तो उसके बाद US जो है एक डिस्टेंस बना लेता है इंडिया के साथ। शिफ्ट फ्रॉम साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म टू टेक सिक्योरिटाइजेशन, प्राइवेट इनोवेशन। अब एक और चीज है कि यूनाइटेड स्टेट्स में पहले नासा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी है, और इंडिया में इसरो का था भी और है। बट नासा में क्या हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करते हैं स्पेस रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं। ठीक है, खास करके स्पेस एक्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा।
तो एक तरफ वहाँ पे प्राइवेट लेड इनोवेशंस हो रहे हैं यूएसए में, बट इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट बेस्ड है, ठीक है, इसरो कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हुआ करती थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन, जो साइट वाला मिशन हुआ था, प्रोजेक्ट हुआ था। फेज 3 में आते हैं, राइज ऑफ यूएस टेक्नो कैपिटलिज्म। क्या है, एक नया फेज है, डोमिनेटेड बाय टेक्नो कैपिटलिज्म, फ्यूजन ऑफ सिलिकॉन वैली इनोवेशन विद यूएस नेशनल इंटरेस्ट, focus on control over critical technologies, AI, quantum, space, crypto, supported by laws like Genius Act for digital asset regulation. Tech used as a tool of statecraft and geopolitical. एक तरफ से तो हार्ड पावर यूज कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट का, दूसरी तरफ इनोवेशन की भी बात कर रहा है, ठीक है। सो जीनियस एक्ट एक टर्म आया। अब जीनियस एक्ट है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ दिन पहले स्टेबल कॉइन्स, हमने पढ़ा था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ऐसे क्रिप्टो करेंसी जिसको बैक किया जा रहा है बाय फिएट करेंसीज। तो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिकन जो अभी प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक लॉ पास किया, मतलब थ्रू देयर पार्लियामेंट कह सकते हैं, कांग्रेस कह सकते हैं, कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं उसको बैक कर दिया विथ यूनाइटेड स्टेट्स जो करेंसी डॉलर। तो एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं इनोवेशन को प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएसए में, एंड दूसरा अपने डॉलर को और ज़्यादा उसकी रोल को और मजबूत बना रहे हैं। जो फ्यूचर के एसेट्स ऐसे हैं डिजिटल करेंसीज। स्टेबल कॉइन्स क्या होता है, अभी आपने पढ़ा होगा कि हांगकांग में मैंने बताया रेगुलेशन को लेकर, तो क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती है, तो उसको थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए नाम ही स्टेबल रखा गया है। तो बैकिंग दी जाती है थ्रू फिएट करेंसीज, गोल्ड से भी या और तरीके। तो यूएस डॉलर जीनियस एक्ट की तरह कोई जीनियस एक्ट इसीलिए आया कि उसको बैक किया जा सके, ठीक है। तो एक तरफ तो वो सिलिकॉन वैली के जो इनोवेटर्स हैं उनको ओपन हैंड दे रखा है, रेगुलेशन ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं टेक्नोलॉजीज में, एआई है, जीनियस क्रिप्टो करेंसीज है या स्टेबल कॉइन्स है, उसमें उसको वैलिडेशन भी दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना एंड इंडिया, ये सब ना थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है। वैसे चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल, तो नेगेटिवली उसको वो मतलब कह सकते हैं कि उसको समझते हैं। तो वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड वे में चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं, एज कम्पेयर टू यूएसए जहाँ पे डिसेंट्रलाइज मतलब सोच रही है। और लिबरलिज्म तो यही है ना, फ्री हो आप, स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो टेक्नो कैपिटलिज्म यही है, ठीक है। एक है बाइडेन एरा में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था हमारे रिलेशन विथ यूएसए की, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक, ICET, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, कॉपरेशन इन AI, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस टेक, मतलब हमने एक इनिशिएट किया था, बट अब ये ठंडे बस्ते में चला गया होगा ट्रम्प के आने के बाद। इंडिया स्ट्रैटेजिक डिलेमा, एक तरफ हाँ, तो इंडिया ने अपने लेवल पे भी AI को लेके इंडिया AI एंड स्पेस रिफॉर्म्स किए हैं, बट स्टिल लैक्स यूनिफाइड टेक फॉरेन पॉलिसी विजन, रिमेन्स सर्विस लेड विथ लिमिटेड फोकस। हमारा वही है, सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको आगे का सोचना पड़ेगा AI के एज में, ठीक है। और दूसरा है नेविगेट्स अ टाइट रोप बिटवीन यूएस टेक्नो कैपिटलिज्म एंड चाइना डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। वही बोला, चाइना में सेंट्रलाइज्ड है, डाइवर्जिंग पाथ्स, यूएस स्ट्रैटेजिक टेक डोमिनेंस, प्राइवेट सेक्टर। देखो अभी यूएसए डोमिनेंस की बात कर रहा है, तभी फ्री हैंड दे दिया सिलिकॉन वैली के जो इनोवेटर्स हैं, यहाँ डोमिनेंट रहे, ठीक है। पहले क्या था, कॉर्पोरेट, ताकि सबकी डेवलपमेंट हो। यहाँ क्या है, मेरी बस हो, ऐसी सोच है, अपना उनका नेशनल इंटरेस्ट में, इसमें गलत नहीं है कुछ। इंडिया स्टिल डेवलपमेंट फोकस्ड विद कॉशियस एंड स्लोअर स्ट्रैटेजिक एडॉप्शन। अब कंक्लूजन क्या है, इंडिया मस्ट इवॉल्व फ्रॉम बिंग, देख लीजिए ये इन्होंने सॉल्यूशंस भी बताए। तो इस आर्टिकल को हम अपने मीन्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, आंसर्स को। और कुछ कीवर्ड्स जैसे मैंने बोला, साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म का दौर था 1975 कोल्ड वॉर एरा में, फिर वही साइंटिफिक आइडियलिज्म था, और अब टेक्नो कैपिटलिज्म की बात हो रही है। नेक्स्ट इज डीबीटी हेल्प डीएक्टिवेट इतने करोड़, मतलब ये डेटा लिख लेना चाहिए आपको, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इस डेटा को लिख लेना, कहाँ लिखोगे आपको पता है, जीएस पेपर 3 एंड 2 दोनों में इसको यूज कर सकते हैं, मेंस के लिए ही है। अब जो फेक, डुप्लीकेट या इनएक्टिव अकाउंट्स कनेक्शंस थे उनको कट कर दिए गए। तो इसमें DBTL, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG, ठीक है, या पहल स्कीम का रोल है। देखते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2013 में इसको लॉन्च किया गया, नेशन वाइड 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑब्जेक्टिव क्या है कि डायरेक्ट ट्रांसफर LPG सब्सिडी टू कंज्यूमर्स बैंक अकाउंट्स। देखो यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप जो सिलेंडर खरीदते हो, ये गैस सिलेंडर जो होता है, तो आप पूरे पैसे दोगे वेंडर को, लेकिन वेंडर आप अपने बैंक अकाउंट को अटैच करोगे अपने गैस वाले कनेक्शन वाले जो जिनके पास भी आपके कनेक्शन है, एंड आपके अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है पैसे भेजेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या है पैसे, सब्सिडी, जैसे 1000 रुपये में आपको पे करना पड़ रहा है गैस सिलेंडर के लिए,
तो आपको सब्सिडी जो है ना वापस, जस्ट सपोज 200 रुपीज़ 400 रुपीज़ वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ऐसे अगर सब्सिडी सिस्टम होगा तो हर कोई अकाउंट खुलवाना चाहेगा ना, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट जब होगा तो एक तरह से हम फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं उनको अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। मीनिंग और लीकेजेस भी, करप्शन भी कम हो गया ना, कोई सेकंड मिडिल मैन नहीं आ रहा है बीच में, गवर्नमेंट और जो कंज्यूमर है उनके बीच में या सिटीजन जो है उनके बीच में हो रहा है ट्रांजेक्शन, ठीक है। सब्सिडी का टारगेट ग्रुप कौन थे? ऑल एलिजिबल एलपीजी, जो भी एलपीजी कनेक्शन है सब पहल के अंदर उनको इस डेटा जो बेस है उसके अंदर आना पड़ता अपने आप को, जो है ना, मतलब इसका पार्ट बनना पड़ता, ठीक है। अब क्या होता है, एलिमिनेट करेगा फेक डुप्लीकेट इनएक्टिव कनेक्शन एंड प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट सब्सिडी फ्लो। दूसरा योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2016 में लॉन्च हुआ। ये कब? 2015 में। मिनिस्ट्री सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड अ फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल विमेन है यहाँ। promoting clean fuel use and reducing health hazards. Target group है women from BPL families, especially rural areas. Key benefits हैं, reduce करता है indoor air pollution and health risk, empowers women by saving time and labor, expands LPG access, simple है, to undeserved household. ठीक है, ये दो स्कीम्स हमारा रिवाइज हो गया और ये डेटा आपको लिख कर रख लेना है, ठीक है। लेट्स गो एट। यूएस ट्रेड डेफिसिट विथ 9 कंट्रीज हायर देन दैट ऑफ इंडिया। देखो सिंपल है, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में 2024 के अकॉर्डिंग अगर जाए, हाँ, तो इंडिया जो है 49.5% ट्रेड डेफिसिट है एंड इट इज 10th हाईएस्ट। जितने भी कंट्रीज के साथ यूएसए ट्रेड कर रही है तो ये 10th नंबर पे आता है यूएसए के जो ट्रेड डेफिसिट वाली लिस्ट है। चाइना के साथ यूएसए का 320 बिलियन रुपीस का डेफिसिट है, मैक्सिको का इतना, फिर वियतनाम है, जर्मनी, आयरलैंड, मतलब 10th नंबर पे इंडिया आएगा। साउथ कोरिया, कनाडा, एक मिनट, ओके, सो आई थिंक कनाडा नहीं है, इसको क्रॉस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, कनाडा में देख लेता हूँ। ये रहा कनाडा। अच्छा, टैरिफ में है, हाँ कनाडा है, 80 के आसपास है ना ये डेटा यार इतना याद तो नहीं रहता है, बट है कनाडा 80 बिलियन के आसपास है, एंड देन इंडिया 49%। तो ये नंबर यहीं ऊपर आ जाएगा कनाडा, ठीक है। ये इतना नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि 9th नंबर है, सबसे ज़्यादा चाइना, एंड देन वी हैव मैक्सिको। अब जो टैरिफ लगाया है ना, तो यूएस लेवी जो है 25% और इंडिया ओनली हायर। अब देखो 9 कंट्रीज है, बस 2 के ऊपर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगाया है, चाइना के ऊपर 30% एंड कनाडा के ऊपर 35%, एंड देन 25% विथ इंडिया। उसके बाद और भी कंट्रीज आते हैं, जैसे जस्ट सी मैक्सिको के साथ इतना बड़ा डेफिसिट है, तो मैक्सिको जो है वो इतना उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है। अब जहाँ तक बात है रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट शेयर की, ये है डेटा। एलएनजी एक्सपोर्ट की बात की जाए, यू 51%, चाइना 21%, जापान 18%, इंडिया तो है भी नहीं, मतलब होगा बहुत कम होगा। पाइपलाइन गैस की बात की जाए तो यू 37%, चाइना, देखो यू हर जगह। और फिर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो चाइना 40, यहाँ इंडिया 38% है। ये यहीं पे इनको इशू हो रहा है, ठीक है। दैट्स इट। इसको आप लिख सकते हो, समझ भी सकते हो प्रीलिम्स के लिए, ये डेटा डायरेक्ट पूछ सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है, इंडिया का क्या रैंक है यूएसए के साथ, ठीक है। इंडिया जो क्रूड ऑयल कितना % के आसपास करती है इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, ठीक है। सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट्स जो रशिया से करता है कौन सी कंट्री है, पाइपलाइन गैस की भी, ठीक है। और इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कनाडा होगा, ओके। तो छोटा सा है, इतना आप समझ सकते हो। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस में तो ये 5 है, पॉज कर लो, आगे बढ़ जाते हैं और सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो इतना तो कर सकते हो ना। फिर ये 2 है, इसको भी कर लीजिए। ये मेंस का आज का क्वेश्चन है जो 2013 का पीवाईक्यू है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग को समझा है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पी चिदम्बरम केस में कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी दोनों के लिए खतरा है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आंसर 5 अगस्त के जो क्वेश्चंस थे 5, उसके आंसर्स 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी एंड 5 का बी, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस एक आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट तो करना ही है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इतना ही बस मांग रहा हूँ। और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तुरंत मिल जाएंगी, एंड दैट्स इट। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय।